हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारी क्लास है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की क्लास नंबर 35 है और 34 कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग इसे लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और जैसा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी भी समाप्त होने वाली है, 2 महीने बचे हैं और जीएस 40 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग पहले 2021 के करेंगे, फिर 2016 के CBT 1 CBT 2 दोनों कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS-DOS, Ubuntu, मिंट और जावा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, जावा इसका सही आंसर होगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी MS-DOS है, एप्पल का है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के विंडोज़ 95 98 हैं और आपके लिनक्स होते हैं, गूगल क्रोम OS और एंड्रॉयड OS, ये सब जो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का हिस्सा नहीं है? पुतली, कर्णावृत, कॉर्निया, पक्षमा भी बीछी मांसपेशियाँ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना, कर्णावृत, ये इसका सही आंसर होगा। और जो कॉर्निया होती है, नेत्र का बाह्य उभार होता है और रक्तदान वो नेत्रदान में यही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। मानव में वृक्क में द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो सी होता है, नेफ्रॉन द्वारा नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथे का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, IRNSS 11I के द्वारा लॉन्च किया गया है। IRNSS का जो पूर्ण रूप है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये है और ये उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के MLP से लॉन्च किया गया है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय चिंता नहीं है? पर्यावरणीय चिंता नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है, ओजोन परत का बढ़ना, ये पर्यावरण का चिंता नहीं है। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य जिम्मेदार जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यकृत जो लीवर होता है इसका सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अच्छा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो होती है पिट्यूटरी होती है और अग्नाशय जो होती है अंतः तथा बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। रेड डाटा बुक जो होता है IUCN के द्वारा जारी किया जाता है और IUCN का जो मुख्यालय है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। IUCN का जो पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम कहते हैं जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंतःस्यंदन। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 9th का, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। विद्युत लेपन का उपयोग होता है आपके धातु के संरक्षण जंग से बचाने के लिए, धातु की सतह को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए, है सामान्य धातु के आभूषण को सुंदर बनाने के लिए सोने का परत चढ़ाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये होती है रोम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है या स्थिर या स्थायी मेमोरी कहलाते हैं, नॉन वोलेटाइल कहलाता है। और जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है उसे हम अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। स्थायी मेमोरी में आपका जो होता है, स्थायी नॉन वोलेटाइल में वो होता है रोम, ROM रोम, प्रोम, ई प्रोम और EP प्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन की बेहतरी तथा अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी? तो ये इसका जो सही आंसर होगा 11वें का बी इसका सही आंसर होगा, होमी जागीर बाबा। होमी जागीर, अरे यार क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है। जिसमें माल का उत्पादन घर में होता है तो इसका जो सही आंसर है कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही से यूरोप को उबारने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1944। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर होगा। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC है विश्व बैंक का। और इसमें 2 संस्थान शामिल हैं आपका, IBRD और IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन संघ। 14वें का, भारत में धूसर क्रांति का संबंध निम्न में से किसमें है? धूसर क्रांति जो है आपकी उर्वरक उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। कुछ और है, जैसे आपका ग्रे क्रांति पूछ ले तो उर्वरक से, गोल क्रांति पूछ ले तो आलू है, काली क्रांति पूछ ले पेट्रोलियम है, रजत फाइबर क्रांति पूछ ले कपास है, रजत क्रांति अंडा से हो गई, लाल क्रांति मांस और टमाटर से हो गई, गुलाब क्रांति झींगा मछली से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका सही आंसर होगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1922 में की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया गया था? ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि के लिए इन्हें शांति का नोबेल मिला था और इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? भारतीय स्वतंत्रता का एक हिस्सा था तो वो था आपका, भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। भारत में 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। 17वें का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्यपूर्ण नहीं हो सका? वो थे आपके कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1310 से 1311 में आरंभ करवाया था। शेष मंजिल का निर्माण जो था, जैसे आपका कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया और ऐबक इस इमारत में 4 मंजिला का निर्माण कराना चाहता था परंतु 1 मंजिला के निर्माण के बाद उसकी मृत्यु हो गई और शेष मंजिलों का निर्माण आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली के महरौली क्षेत्र में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, अलाई मीनार। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? यह है आपका 19वें का सी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था?
पंचायती राज व्यवस्था करने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर जो सी है राजस्थान है। पंचायती राज की स्थापना करने वाला पहला वाणिज्य जो था राज्य था वो था राजस्थान। 73वें संविधान संशोधन में इस अधिनियम संविधान में शामिल किया गया था और इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले में इस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो दूसरा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। 21 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद एल्बर्टविल से था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका लॉर्ड रिपन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो एल्बर्टविल से संबंधित है। और जो रिपन है 1880 से 1884 के समय में चर्चित एल्बर्टविल विधेयक को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और ये एल्बर्टविल क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22। यूएन के पहले महासचिव कौन थे? यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी ट्राइवे ली इसके पहले महासचिव थे। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की है वो गार्डविन K2। ऑप्शन नंबर डी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन ऑस्टिन K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी के 4 ग्लेशियर हिमनद सियाचिन, हिस्पर, बफाओ और बालटोरा। अच्छा, दुनिया का प्रथम सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 और तीसरी जो है कंचनजंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण की चिंता नहीं है? ये पहले हम कर चुके हैं, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी ओजोन परत का बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आते हैं। 2018 में उड़ान भरने वाला भारत का पहला जैव ईंधन द्वारा संचालित हवाई जहाज नई दिल्ली में स्थित IGI हवाई अड्डे पर उतारा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा देहरादून, इसका सही आंसर होगा। ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों ब्रिटिश राजतंत्र को किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? तो ये कौन सा एक्ट था? 1858 का 1858 का एक्ट था। और अब जो भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी के हाथों में आ गया था और 1858 के अधिनियम के तहत भारतीय सचिव पद की व्यवस्था की गई थी और भारतीय गवर्नर जनरल के पद को परिवर्तित करके वायसराय का पद बनाया गया था। ये 1858 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं? तो ये होगा 28। कौन सा नहीं लगता? झारखंड, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेपाल के संग आपका देख लो उत्तराखंड भी लगता है, लाइन से याद करो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 3 तो लगने ही लगने हैं। फिर आपका एक बना बंगाल और सिक्किम ऊपर है आपके भूटान के बगल में। तो ये जो है आपके 5 जो राज्य हैं वो लगते हैं आपके नेपाल के संग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड, सही आंसर है। और भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। बांग्लादेश के संग सीमा बनने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? बांग्लादेश के संग देखो वेस्ट बंगाल तो है ही और सिक्किम भी है, वो त्रिपुरा है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है वेस्ट बंगाल से। फिर आपका मेघालय, मिजोरम और असम। मेघालय मिजोरम एक ही लाइन में है और असम, ये तीनों ये जो है ये भी 5 बांग्लादेश के संग लगते हैं। और चीन के संग देखते हैं हम लोग, लद्दाख लगता है सबसे ऊपर, फिर हिमाचल प्रदेश नीचे आते हैं, उससे नीचे उत्तराखंड हो गया और फिर आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम लगता है, और अरुणाचल प्रदेश ये लगता है हमारा चीन के संग। और भूटान के संग कौन से लगेंगे? सिक्किम है ही भूटान के बगल में है, असम लगेगा, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो हैं भूटान के संग लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रकृति है, इस इमारत का नाम बताइए। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में संगमरमर का एक विशाल इमारत का निर्माण किया गया था और जो ताजमहल की प्रकृति है, इस इमारत का नाम क्या है? तो इस इमारत का जो नाम है राइटर्स बिल्डिंग, विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम। तो इसका जो सही आंसर होगा ना विक्टोरिया मेमोरियल, इसका सही आंसर है, जो आपका अंग्रेजों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। और 30वें का निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के एकाधिकार में होते हैं?
तो ये होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी प्रकार के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। बिग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन है? किसका परिवहन है? 31वें का ए पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। बिग ईच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? पेट्रोलियम का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को किया गया है। मूलतः अगर पूछा जाए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। मूलतः अगर 8वीं अनुसूची में पूछा जाए तो 14वीं भाषाएं थी। इसमें 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा और 1992 में कोकड़ी, नेपाली और मणिपुर, शॉर्ट में हम कहते हैं नमक, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 2003 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां हैं और 8 मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कभी नहीं रहे? कौन से नहीं रहे हैं? मनमोहन सिंह भी रहे हैं, डी सुब्बा राव, बिमल जलान। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। के कस्तूरी रंगन नहीं रहे हैं। के कस्तूरी रंगन 94-2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इसरो के अध्यक्ष रहे। 34 भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो यह है आपका 34 का डी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना 343, ये आंसर इसका सही होगा। और 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं हैं। और हम लोग देखते हैं तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि में लड़ा गया? तृतीय मैसूर युद्ध ये भी 1790 से 92, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। 1790 से 92, 1790 से 92 ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही होगा आंसर। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के ऊपर यह आरोप लगाकर शुरू किया कि अंग्रेज के विरुद्ध फ्रांसीसियों की साठगांठ कर रहा है, ठीक है। और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होती है तृतीय मैसूर युद्ध से होती है। आपका अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ ले 1767 से 69, द्वितीय हो गया 80 से 84 वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ, तृतीय हुआ कॉर्नवालिस के समय में, और चौथा हुआ आपका वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अच्छा, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो होता है वो मद्रास की संधि है। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, दूसरी आपकी होती है मंगलौर की संधि, और तीसरी होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है? तो इसमें हम लोग कहेंगे 36 का सी, चीनी भाषा होगी। जब चीन है तो चीनी भाषा होगी। इसमें 5 और आपका इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 15 सदस्य संयुक्त, और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। 37 राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत के किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। 38 पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि की स्थिति में सुधार करना था। यह वर्ष शुरू हुआ था 38वें का सी 1951 में, ठीक है। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? किस निवास था? तो ये था आपका 19वें का बी। इसका जो होगा आंसर होगा वांडियार। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो फाइनली गाइस हमारे 35 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं और आप लोग इसे लगातार देखते रहिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये जो आपके अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।